Article 13 of Indian Constitutions. Laws inconsistent with or in derogation of the fundamental right और मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। आर्टिकल 13 को हम देखेंगे वन बाय वन इसके क्लॉज के अनुसार और फिर इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस। ठीक है, तो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वर्जन। लॉ Article 13, Clause 1. All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution is insofar as they are inconsistent with the provision of this part shall to the extent of such inconsistency be void। अर्थात इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारतीय संविधान के लागू होने से पहले भारत के राज्य क्षेत्र में यानी कि 26 जनवरी 1950 के लागू हो में भारतीय संविधान के लागू होने से पहले जितने भी लॉज भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर चल रहे थे वो सभी विधियां आज भी चलती रहेंगी। वो कब तक चलती रहेंगी? जब तक कि वे पार्ट 3 यानी कि आपके फंडामेंटल राइट के या तो अगेंस्ट ना हो या फिर उनको न्यून ना करती हो। क्योंकि देखिए, जैसे कि आईपीसी इंडियन पिनल कोड हो गया, सीआरपीसी हो गई, सीपीसी हो गई और तमाम ऐसे लॉज हैं कि जो भारतीय संविधान के लागू होने से पहले से ही चले आ रहे थे। अब क्योंकि बात यह है कि यदि कोई भी लॉज यदि पहले से चला आ रहा है तो क्योंकि कि कानून को बनाना जो कार्य है वो मूल रूप से विधायिका का कार्य होता है कानूनों को बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कानूनों को लागू करना और न्यायपालिका का कार्य होता है इनकी इंटरप्रिटेशन करना। ठीक है, तो यदि किन्हीं कानूनों को पहले एक बार बना दिया गया है, चाहे वो विधान परिषद ने बनाया हो, उस समय के विधानमंडल ने बनाया हो या वो किसी कार्यपालिका आदेश के तहत बने हों, वो किसी भी प्रकार की विधियां जो संविधान के लागू होने से पहले भारत के राज्य क्षेत्र में चल रही थी वो आगे भी चलती रहेंगी और तब तक चलती रहेंगी जब तक कि वे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट ना हो जाएं। यदि वे इसके अगेंस्ट होती हैं तब उनको शून्य घोषित किया जा सकता है। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 13 क्लॉज 2 कहता है कि द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक अवे और एब्रिज द राइट कन्फर्म्ड बाय दिस पार्ट एंड एनी लॉ मेड in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void। अर्थात राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 जो है वो न्यायपालिका की एक बहुत बड़ी पावर है जिसके तहत किसी भी बनाई गई विधि को यहाँ पर किसी भी विधि को अर्थात वो विधि, क्योंकि यहाँ पर अब वर्ड जो आ रहा है सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड आ रहा है हमारे पास विधि, तो लॉज किसको कहा जाएगा? तो लॉज के लिए आपको 13 क्लॉज 3 जो है वो बताएगा इन दिस आर्टिकल अनलेस द कंटेंट्स अदरवाइज रिक्वायर लॉ इंक्लूड एनी ऑर्डिनेंस ऑर्डर बाय लॉ रूल रेगुलेशंस नोटिफिकेशन कस्टम और यूजेस हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और द फोर्स ऑफ लॉ। अर्थात विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ी या प्रथा है। इसका मतलब कि जहाँ पर लॉज की बात की जा रही है तो लॉज यहाँ पर ऑर्डिनेंस भी हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ऑर्डिनेंस है यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई भी अध्यादेश जारी करते हैं तो अध्यादेश जारी करने के लिए विधायिका में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो कार्यपालिका आदेश की तरह जारी हो जाता है। इसी तरह कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने यदि कोई ऑर्डर जारी करा हो
कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस बनाए हों, या फिर विधायिका ने, जो भी हमारी स्टेट लेजिस्लेचर है या हमारी सेंट्रल लेजिस्लेचर्स है, इसने यदि कोई भी कानून बनाया है या कोई कस्टम्स है जो लंबे समय से चली आ रही है और उसने विधि का बल प्राप्त कर लिया है, तो ऐसी सारी चीज़ें जो हैं वो लॉ के अंदर इंक्लूड मानी जाती हैं। तो इसमें क्या क्या आएगा? इसमें अध्यादेश, आदेश, उपनियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि, प्रथा। तो 13 क्लॉज 3 के ए में जो है वो आपको लॉ के बारे में बताया गया है कि लॉ में क्या क्या इंक्लूड होगा, और साथ ही 13 क्लॉज 3 के बी में बताया है कि प्रवर्त विधि अर्थात लॉज इनफोर्स यानी कि वो विधियां जो संविधान के लागू होने से पहले से ही चली आ रही थी। लॉज इनफोर्स इंक्लूड और लॉज पास्ड और मेड बाय ए लेजिस्लेचर made by a legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in the operation either at all or in particular areas। अर्थात प्रवर्त विधि जो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल के द्वारा या किसी अन्य कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी के द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित की गई या बनाई गई है और जो अभी तक निरसित नहीं की गई है। ठीक है, तो यदि हम लॉज इनफोर्स को देखें, प्रवर्त विधि को देखें, तो प्रवर्त विधि में कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहली चीज़ वो इंडियन टेरिटरी के अंदर लागू विधि होनी चाहिए। कब लागू होनी चाहिए? संविधान के लागू होने से पहले से वो चली आ रही हो। तो पहले से चली आ रही हो तो उसे बनाया किसने हो, चाहे उसे स्टेट लेजिस्लेचर्स या सेंट्रल लेजिस्लेचर्स ने बनाया हो या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यहाँ पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में गवर्नर्स भी हो सकते हैं, जो भी अलग अलग आपके बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी या जो भी संयुक्त राज्य, अलग अलग जगह के जो गवर्नर्स थे, इनके द्वारा यदि कोई भी जो है लॉज बनाए गए थे, चाहे वो कार्यपालिका आदेश के थ्रू या कैसे भी, तो वो सारी चीज़ें यानी कि वो विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधियाँ हों या किसी गवर्नर जनरल या गवर्नर्स के द्वारा दिए गए कोई आदेश हों, और उन आदेशों के तहत या किन्हीं ऑर्डिनेंस के तहत, किन्हीं रूल रेगुलेशंस के तहत ऐसे लॉज जो पहले से चल रहे थे और संविधान के लागू होने से ठीक पहले या तो पारित कर दिए गए थे या फिर बना दिए गए थे और अभी तक उन्हें निरसित नहीं किया गया है, ऐसी लॉज जो हैं उन्हें प्रवर्त विधि कहा जाएगा। अब जब हमने सबसे ऊपर हमने देखा 13 क्लॉज 1 क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले यानी कि भारतीय संविधान के लागू होने से पहले जितनी भी प्रवर्त विधियां हैं वो चलती रहेंगी। और कब तक चलती रहेंगी? जब तक कि वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत ना हो जाएं। अर्थात यदि कोई भी लॉज हैं और कोई भी नियम, विनियम, अधिनियम या हमारे जितने भी एक्ट बने हुए हैं जो कि संविधान के लागू होने से पहले थे, संविधान के लागू होने के बाद भी एज इट इज़ चलते रहेंगे, लेकिन यदि उनका कोई प्रोविजंस ऐसा है कि जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो जाता है, तो वहाँ पर वो लॉज जो हैं उन लॉज को चेक किया जाएगा कि क्या उस पूरे लॉज को ही शून्य घोषित कर दिया जाए या उसके उस पार्ट को ही आप जो है नल एंड वाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 क्लॉज 2 की पावर्स को यूज करते हुए आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में की पावर्स को भी यूज करते हुए ये देखेगा कि पहले से बनाए हुआ कोई भी लॉ ऐसा है जो पूरा फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। यदि वो पूरा लॉज फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होता है तो पूरे लॉज को नल एंड वाइड कर दिया जाएगा, और यदि उस लॉज का कोई एक पार्ट ऐसा है जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट आ रहा है और उसको अलग करने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब उस एक पार्ट को अलग किया जाएगा और बाकी विधियां लगती रहेंगी। यहाँ पर 3 जो हैं वो यहाँ पर जो है प्रिंसिपल सिद्धांत निकल कर आते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत हो सकता है। आच्छादन के सिद्धांत का क्या मतलब है? आच्छादन के सिद्धांत का मतलब है कि जितनी भी प्रवर्त विधियां पहले से चल रही थी
एक तरीके से उन पर जो है वो संविधान की परत बिछ गई है कि यदि आप इस संविधान के अगेंस्ट हैं तो आप शून्य होंगी, और यदि आप इस संविधान के अगेंस्ट नहीं है तो आप आज भी चलते रहेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कोविड-19 की सिचुएशन में जो है वो एपिडेमिक एक्ट 1897 का शायद महामारी अधिनियम, जो कि बहुत पहले पारित किया गया था, उसको लाए, और उसको लाने के बाद जो है हमने हमने उसके तहत जो है जो बाकी सारे मुकदमे आईपीसी के साथ लगाते हुए मामलों को करना हमने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 13 क्लॉज 1 देखा, प्रवर्त विधियाँ जो हैं उस मात्रा तक शून्य होंगी जहाँ तक इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। 13 क्लॉज 2 में देखा हमने कि सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू की पावर है कि वो किन्हीं विधियों की वैधानिकता को चेक कर सकता है कि क्या स्टेट ने, कौन से स्टेट ने, उस स्टेट ने जो आर्टिकल 12 में बताया गया है, जिसके अंदर भारत की सरकार, राज्य की सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल, सभी अन्य प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी, ये सब आते हैं, उसके बारे में हमने अलग से चर्चा करी है। तो वो राज्य अब कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा, यानी आपके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है या फिर आपके फंडामेंटल राइट्स को कम करती है। और यदि वो कोई ऐसी विधि बनाता है तो ऐसी बनाई गई विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है शैल टू द एक्सटेंट ऑफ द कंट्रावेंशन बी वाइड, अर्थात उल्लंघन की मात्रा तक ऐसी विधियाँ जो हैं वो शून्य होंगी, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो हैं वो सर्वोपरि हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये आता है कि क्या राज्य जो है वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले इसको हम अलग से देखेंगे इस पूरे टॉपिक्स को। तो 13 क्लॉज 1 में हमने देखा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज देख ली हैं। इसके संबंध में यदि हम केस देखें तो केशव माधव मेनन वर्सेस मुंबई राज्य AIR 1951 का मामला जो है इससे संबंधित है। इसमें और दूसरा जो है यदि हम पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में, यानी कि संविधानेतर विधियां, संविधान के लागू होने के बारे में देखें तो उससे वो 13 क्लॉज 2 से संबंधित है। इसका रिसेंट केस जो है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दलबीर सिंह AIR 2012। ठीक है, तो दोनों में यदि हम अंतर देखें, संविधान पूर्व विधियां यानी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, तो जो संविधान पूर्व विधियां हैं वो प्रारंभ में वैध बनी रहती हैं, यानी कि वो लीगल होती हैं, परंतु यदि बाद में संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हों तो वे शून्य हो जाती हैं, जबकि संविधानेतर विधियां संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं तो प्रारंभ से ही शून्य होती है। तो यहाँ पर यदि हम एक मेजर अंतर देखें प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, तो एब इनिशियो का फर्क हमें दिखाई देगा। एब इनिशियो का क्या मतलब है कि प्रारंभ से शून्य, यानी कि जो संविधान से, जो हमारी प्रवर्त विधियां हैं जो संविधान के लागू होने से पहले से चली आ रही हैं, वो अपने प्रारंभ से शून्य नहीं हैं। वो कब शून्य होंगी? जब ये संविधान लागू हुआ और संविधान के लागू होने के बाद उन प्रवर्त विधियों में और संविधान के बीच जो है कोई किसी प्रकार की इनकंसिस्टेंसी आती है, तब वे विधियां शून्य हो जाती हैं, या उनका वो पार्ट जो है जो मूल अधिकारों के अगेंस्ट होता है वो शून्य हो जाता है। जबकि हम पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को देखते हैं या संविधानेतर विधियों को देखते हैं तो संविधानेतर विधियां प्रारंभ से ही शून्य होती हैं, क्योंकि वे संविधान के लागू होने के बाद बनाई गई हैं। और संविधान के लागू होने के बाद बनाई गई हैं, इसका मतलब 13 क्लॉज 2 का रिस्ट्रिक्शंस लागू होता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती हो या न्यून करती हो। अब 13 क्लॉज 1 से हम और 13 क्लॉज 2 में 3 इम्पोर्टेंट सिद्धांत हमारे पास हैं। पहला है आच्छादन का सिद्धांत, दूसरा पृथक्करण का सिद्धांत, और तीसरा हमारे पास है अधित्याग का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, पृथक्करण का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड अधित्याग का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर। आच्छादन के सिद्धांत के अनुसार 13 क्लॉज 1 के अनुसार
संविधान पूर्व विधियां संविधान लागू होने पर उस मात्रा तक अवैध होंगी जिस तक वे मूल अधिकारों से असंगत हैं। ऐसी विधियां प्रारंभ से शून्य नहीं होंगी, बल्कि अधिकारों के प्रवर्तित हो जाने के कारण वे मृत प्राय हो जाती हैं और उनका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि यदि कोई भी संविधान पूर्व विधि है, संविधान के लागू होने से पहले से चली आ रही विधि है, तो वो प्रारंभ से शून्य नहीं है, बल्कि जैसे ही मूल अधिकार लागू होते हैं और उन प्रवर्त विधियों का या उन संविधान से पूर्व से चली आ रही विधियों का कोई भी भाग ऐसा होता है कि जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो जाता है, तो ऐसी विधियां जो हैं एक तरीके से मृतप्राय हो जाती हैं, मतलब कि वो जो है डेड अवस्था में चली जाती हैं और उनको आप उन विधियों का एग्जीक्यूशंस या उनका प्रवर्तन आप नहीं करा सकते। अब हमें यदि उन विधियों को लागू करना है तो हमें दो चीज़ करनी पड़ेंगी, या तो हमें उन फंडामेंटल राइट्स में कोई संशोधन करना होगा और या फिर हमें उन विधियों को अपने फंडामेंटल राइट के हिसाब से जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। और जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा तब तक वे विधियां जो हैं वो अस्तित्व में तो बनी रहेंगी, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया जा सकता है। तो यही डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है या आच्छादन का सिद्धांत है कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, जो संविधान के लागू होने से पहले चली आ रही जितनी भी विधियां हैं, वो विधि या उन विधियों का कोई भी ऐसा पार्ट है कि जो संविधान के पार्ट 3 के अगेंस्ट हो जाता है, ठीक है, या जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनके यदि वो अगेंस्ट हो जाता है, तो एक तरीके से वो विधियां जो हैं वो डेड अवस्था में चली जाती हैं और उनको लागू नहीं कराया जा सकता है। इससे संबंधित जो हमारे पास केस हैं, पहला केस है भीकाजी वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य AIR 1955 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक संविधान पूर्व अधिनियम राज्य को मोटर वाहन को अधिग्रहित करने की शक्ति प्रदान करता था। अधिनियम जब बना था तब विधि मान्य था, किंतु 1950 में संविधान लागू होने पर शून्य हो गया, क्योंकि यह विधि आर्टिकल 19(1)(g यानी कि जो व्यापार करने की स्वतंत्रता है उसका उल्लंघन करती थी। देखिए भीकाजी वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य का क्या मामला था कि जो स्टेट है, जो भी हमारा आर्टिकल 12 में स्टेट है, वो स्टेट मोटर व्यापार को जो है उसको अधिग्रहित कर सकता है, यानी कि पूरा का पूरा अपने कंट्रोल में ले सकता है। लेकिन जैसे ही संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू होते ही आर्टिकल 19(1)(g जो कहता है व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, यानी कि लोगों को अपनी मोटर गाड़ियां चलाने की भी स्वतंत्रता है, तो ये वाली बात जो है आर्टिकल 19(1)(g के अगेंस्ट आ गई, जिस कारण ये सिद्धांत लागू हुआ। और साथ में ये कहा गया कि परंतु संविधान संशोधन 1951 द्वारा अनुच्छेद 19 क्लॉज 6 में संशोधन करके नया उपखंड 2 जोड़कर राज्य को ऐसे व्यापार को करने का एक अधिकार प्रदान किया गया। इस संशोधन को चुनौती दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संशोधन के फलस्वरूप जो डेड विधि थी वो पुनर्जीवित हो गई, क्योंकि संशोधन ने उस पर 19(1)(g का जो रिस्ट्रिक्शंस है या उसको हटा दिया। अब यह विधि असंगति के माप और अयोग्यताओं से मुक्त हो गई है और पुनः अधिनियमित करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका सार बताते हैं। भीकाजी वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य का जो केस था, यानी कि मोटर व्यापार के को भी जो था वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कैप्चर कर सकती थी, लेकिन क्योंकि जैसे ही संविधान लागू हुआ आर्टिकल 19(1)(g जो है वो कहता है व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, यानी अब कोई भी व्यक्ति व्यापार कर सकेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो पहले वाली विधि थी वो विधि जो है एक तरीके से लागू नहीं हो सकती थी, लेकिन 19 क्लॉज 6 में जो रिस्ट्रिक्शंस दे रखी हैं उन रिस्ट्रिक्शंस में थोड़ा सा संशोधन कर राज्य को ऐसे व्यापार को करने का एक अधिकार यदि प्रदान किया गया हो, तब यहाँ पर क्या है कि जो पहले से चली आ रही विधि थी वो जो डेड अवस्था में थी वो फिर से एक बार लागू हो गई है। तो भीकाजी वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य ने ये कहा, हमें ये बताया कि डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स लागू तो होता है, लेकिन वो एक तरीके से जो परत जम गई है या जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो गई है बात, या तो आप फंडामेंटल राइट में कोई रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दीजिए, ठीक है,
या फिर विधि में आप विधि को आप जो है पूरा दोबारा से विधायिका में पारित कर दीजिए, तब ऐसा कर कर उन पूर्व विधियों को भी लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट केस था हमारे पास सगीर अहमद वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य 1954। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आच्छादन का सिद्धांत संविधानोत्तर विधियों पर लागू नहीं होता, क्योंकि मूल अधिकारों से असंगत विधि प्रारंभ से ही शून्य होती है। तो यहाँ पर ये प्रश्न आया कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है, कि क्या ये डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स जो है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर लागू होगा। तो यहाँ कहा गया पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर ये लागू नहीं होगा, क्योंकि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को आर्टिकल 13 क्लॉज 2 का जो क्राइटेरिया है उस पर खरा उतरना होगा। ठीक है, यानी कि 13 क्लॉज 2 पहले कहता है वो तो एब इनिशियो हो जाएंगी यदि कोई विधि वैसी बनाई गई है। बात केवल जो पहले से चली आ रही विधियों की है। तो सगीर अहमद उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1954 में कहा कि जो संविधानेतर विधियों वाला मामला है ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर नहीं लगेगा। नेक्स्ट केस था हमारे पास दीपचंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1959। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सगीर अहमद के विनिश्चय का अनुमोदन करते हुए कहा कि संविधानेतर विधि एक मृत विधि होती है और प्रारंभ से शून्य होती है। इस पर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स वाली बात जो है वो लागू नहीं होती है। यानी कि सगीर अहमद उत्तर प्रदेश और दीपचंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में कहा गया कि क्योंकि जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं वो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 की वजह से वो एब इनिशियो होती हैं। यदि वो पहले से फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो वो प्रारंभ से शून्य है, जबकि जो हमारी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज प्रारंभ से शून्य नहीं होती हैं। नेक्स्ट केस था इस संबंध में हमारे पास गुजरात राज्य बनाम अंबिका मिल्स AIR 1974। इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने दीपचंद और सगीर अहमद में दिए गए अपने विनिश्चय को बदल दिया और कहा कि संवैधानिक विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है वह सभी प्रयोजन के लिए प्रारंभ से शून्य और अकृत नहीं होती। पूर्ण अकृतता का नियम सर्वव्यापी नहीं है, इसके अनेक अपवाद हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक संवैधानिक विधि जो आर्टिकल 19 द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को छीनती या न्यून करती है वह अनागरिकों के प्रति प्रवर्तनीय बनी रहती है, क्योंकि विधि केवल नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य है। गुजरात राज्य वर्सेस अंबिका मिल्स के केस में बात तो वही रही, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या आया, कहा गया कि डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स की जो बात है वो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स की यदि हम बात करें तो वो सभी मामलों में बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी सगीर अहमद और दीपचंद वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य के केस में थी। उन्होंने कहा कि जो संवैधानेतर विधि है वो प्रारंभ से शून्य तो होती है लेकिन सभी मामलों में नहीं होती। अब वो कौन से मामले हैं जिसमें नहीं होती, तो उन्होंने कहा देखो जो आर्टिकल 19 है तो आर्टिकल 19 किसको मिला हुआ है, वो राइट्स वो नागरिकों के लिए मिला हुआ है। तो यदि कोई विधि ऐसी है जो अनागरिकों के लिए है तो उनके मामले में ये वाली बात लागू नहीं होती, और जो आपकी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होगी वो अनागरिकों के प्रति प्रवर्तनीय बनी रहती है, क्योंकि विधि केवल नागरिकों के प्रदत्त अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य है। तो हल्के से मॉडिफिकेशंस के साथ जो है गुजरात राज्य अंबिका मिल्स में कही गई बात को थोड़ा सा बदला गया। ठीक है, नेक्स्ट केस इस पर था दुलारे लोध बनाम थर्ड ADJ AIR 1985। इसमें कहा गया कि आच्छादन का सिद्धांत संवैधानिक विधियों पर भी लागू होता है, भले ही वे नागरिकों से ही संबंधित क्यों ना हो। इट मीन्स हम अब देख सकते हैं कि आच्छादन के सिद्धांत की जहाँ तक बात की गई है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स की, तो सगीर अहमद वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य और भीखाजी वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य, दीपचंद वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में बात क्या कही गई थी कि आच्छादन का सिद्धांत सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर लागू होगा, पूर्व विधियों पर। ठीक है, गुजरात राज्य अंबिका मिल्स के केस में कहा गया कि आच्छादन का सिद्धांत पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर भी लागू हो सकता है यदि वो अनागरिकों से संबंधित है। दुलारे लोध के मामले में कहा गया कि संवैधानिक विधियों पर भी लागू होगा, भले ही वो नागरिकों से संबंधित क्यों ना हो। तो कुल मामले में हर मामले के फैक्ट और जो भी सर्कमस्टांसेज है उन पर डिपेंड करता है। हाँ, जनरल रूल यही है कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं
वो प्रारंभ से शून्य नहीं होगी, और जबकि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो है वो प्रारंभ से शून्य होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इससे संबंधित के मैटर डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। इसके अनुसार यदि किसी अधिनियम के अवैध भाग को शेष भाग से बिना विधानमंडल के आशय अर्थात अधिनियम के मूल उद्देश्य को समाप्त किए बिना अलग किया जा सकता है, तो केवल मूल अधिकारों से असंगत वाला भाग ही अवैध घोषित किया जाएगा, पूरे अधिनियम को नहीं। आर्टिकल 13 में जो वर्ड यूज किए गए हैं असंगति या विरोध की सीमा तक, यानी कि असंगति या विरोध की सीमा तक शून्य होगी, तो इसका मतलब यह है कि उस अधिनियम का वो भाग जो फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंसी में है वो पार्ट ही शून्य होगा, पूरा का पूरा अधिनियम नहीं होगा। तो यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी जो है यह शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत हमें एक चीज बताता है कि यदि कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है, ठीक है, या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है, ये दोनों के मामले में सेम है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ संवैधानिकतर विधि या फिर आपकी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज आपकी जो है पूर्व संवैधानिक विधि जो कह सकते हैं, और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो संविधान लागू होने के बाद की विधि है। तो ऐसी विधियों में यदि कोई भी बनाई गई लॉज ऐसी है जो कि पूरी की पूरी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो पूरा का पूरा अधिनियम शून्य घोषित हो जाएगा। यदि उन अधिनियम का कोई भाग ऐसा है जिसको आप अलग कर सकते हैं, या मान लीजिए कोई आपने पूरा एक्ट बनाया, उसके अंदर 50 सेक्शंस हैं और उन 50 सेक्शंस में से 2 या 3 सेक्शंस ऐसी हैं कि जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रही हैं, तो मात्र उन 2 या 3 सेक्शंस को ही जो है नल एंड वाइड घोषित कर दिया जाएगा 13(2) के तहत, और बाकी पूरा अधिनियम जो है वो चलता रहेगा। इससे संबंधित केस हमारे पास 4 केस हैं। पहला है ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950। इस मामले में निवारक निरोध अधिनियम 1950 की धारा 14 की विधि मान्यता को चुनौती दी गई, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की विधि मान्यता की जांच करने की न्यायालय की शक्ति ले ली गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 को यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निवारक निरोध अधिनियम की धारा 14 है उसको असंवैधानिक घोषित कहा, और कहा कि इस धारा को अलग कर देने से प्रकृति, संरचना या उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और आर्टिकल 14 को अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, तो ए के गोपालन मद्रास राज्य के बाद में मैटर सिर्फ इतना था कि जो निवारक निरोध अधिनियम 1950 यानी कि टाडा एक्ट 1950 की एक सेक्शन 14 थी जो ये कहती थी कि जो सुप्रीम कोर्ट की पावर 13 क्लॉज 2 है, इसके तहत इसका रिव्यू नहीं किया जा सकेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई नहीं भाई, ये जो रिव्यू की पावर है, हमें विधियों की को चेक करने की पावर है, ये तो फंडामेंटल राइट्स में है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो आर्टिकल तो जो उनकी सेक्शन 14 है उसको नल एंड वाइड कर दिया, और बाकी पूरा का पूरा एक्ट जो है वो चलता रहा। ये डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी के तहत था। नेक्स्ट केस था हमारे पास बम्बई राज्य बनाम बालसरा AIR 1951। इस मामले में बम्बई प्रांत मद्य निषेध अधिनियम, बम्बई का जो आपका जो लिंकर एक्ट था 1949, इसके कुछ प्रोविजंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया। तो कहा गया कि यदि इसके कुछ प्रोविजंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया जाता है तो शेष अधिनियम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये वैध बना रहेगा। ठीक है, ऐसे ही एक और केस आया RMDC वर्सेस भारत संघ AIR 1957। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पुनः विचारार्थ आया। इस मामले में पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम की धारा 2 की संवैधानिकता पर आपत्ति उठाई गई। तो वही बात इस पर लागू हुई कि इस अधिनियम का जो मुख्य आशय था वो जुए की प्रकृति प्रतियोगिताओं पर निर्बंधन लगाने में था, और यह था कि जहां अवैध अंश के निकाल देने के पश्चात जो शेष बचा रहता है वह एक पूर्ण अधिनियम बना रहता है, तो पूरे अधिनियम को अमान्य घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, RMDC वर्सेस भारत संघ 1957 का केस जो था, ये केस एक तरीके से जो है, जो इसमें ये बताया गया कि यदि कोई एक सेक्शंस ऐसी है, उस सेक्शंस को निकाल देने से पूरे एक्ट के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उस एक सेक्शंस को हटा दिया जाएगा, बाकी पूरा एक्ट चलता रहेगा। नेक्स्ट केस था इससे संबंधित
किहोतो हालोहान बनाम जी चालू AIR 1993 इस मामले में दल बदल अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची के पैरा 7 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया और कहा गया कि पूरे अधिनियम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 4 केस हमारे पास डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी से संबंधित हैं या शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से। एक है गोपालन मद्रास राज्य AIR 1950, बम्बई राज्य बालसरा AIR 1951, RMDC वर्सेस भारत संघ AIR 1957, किहोतो हालोहान बनाम जी चालू AIR 1993। इन चारों केसों का यदि कंक्लूजन कहें तो यही था कि यदि कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज ऐसी है कि उसके एक पार्ट को हटा देने से बाकी अधिनियम ठीक रहेगा, जो एक पार्ट या एक या दो सेक्शंस ऐसी हैं कि जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हैं, तो केवल उन एक या दो सेक्शंस को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जाएगा, पूरे अधिनियम को नहीं। ठीक है, यहीं से एक और सिद्धांत निकलता है हमारे पास डॉक्ट्राइन ऑफ वेबर, अर्थात कि जिस प्रकार से हमें फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं तो क्या कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को त्याग भी सकता है। देखिए, इससे संबंधित हमारे पास केस है बहराम खुर्शीद वर्सेस बॉम्बे राज्य AIR 1955 के केस में कहा गया कि अधित्याग या डॉक्ट्राइन ऑफ वेबर का सिद्धांत जो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका के संविधान की व्याख्या करने में लागू होते हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 के इंटरप्रिटेशंस के मामले में लागू नहीं होता। अर्थात कोई व्यक्ति अपने संवैधानिक अधिकारों को छोड़कर अपने को दोषी बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को कोई राइट्स मिले हुए हैं, मान लीजिए कोई एक्यूज है, वो कहता है कि मैं ही अपराधी हूँ और मुझको जो है सज़ा दे दी जाए और मैं अपने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट छोड़ता हूँ, मुझे गिरफ्तारी का कारण मत बताओ, मेरा शोषण कर लो, मुझे मारो पीटो या मुझे कुछ भी करो और सीधा मुझे फांसी पर चढ़ा दो, तो क्या उसको ऐसा कहने से उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, जो उसके फंडामेंटल राइट हैं या जो उसको अन्य विधियों में मिले हुए राइट्स हैं, क्या उसके वो सारे राइट्स सारे समाप्त हो जाते हैं और प्रोसिक्यूशन का बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट हो जाता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। प्रोसिक्यूशंस को हर मामले में ये सिद्ध करना होगा कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट मामला प्रूव करना होगा, रूल ऑफ इनोसेंट की जो है जो उसमें जो प्रजम्पशंस है वो की जाएगी और संदेह का लाभ दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को छोड़ नहीं सकता है। इससे संबंधित एक और केस है विशेश्वर नाथ बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर और दूसरा है यहाँ पर मुथैया बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर। इस AIR 1959 और 56 के केस हैं ये। इनमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी नागरिक संविधान द्वारा प्रदत्त अपने अधिकारों को मूल अधिकारों को त्याग नहीं सकता। ये अधिकार जो है फंडामेंटल राइट न केवल व्यक्तिगत हित के लिए वरन लोक नीति के लिए भी और समाज के हित में जो हैं वो दिए गए हैं। और भारत की बहुसंख्यक जनता गरीब और अशिक्षित है और उसमें अपने अधिकारों के प्रति राजनीतिक चेतना का अभाव है, वे स्वयं अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं हैं। इन परिस्थितियों में न्यायालय की ड्यूटी है कि जनता के अधिकारों के लिए उसके विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करें। न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि अभित्याग का अमेरिकन सिद्धांत जो है वो भारतीय संविधान के संबंध में लागू नहीं होता है।